आधा भारत नारी है। क्या हमें क्या चाहिए? इंसाफ, समानता, सम, सामाजिक न्याय और हाशियों की आवाजें। समानता एक मूल्य भी है और अधिकार भी है। हम इसे हमने सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन किताब की श्रृंखला में समझने का प्रयास किया है। इन सालों के दौरान हमने समानता की अवधारणात्मक साझेदारी को और पुख्ता बनाया है। हमने औपचारिक समानता और वस्तुगत समानता के बीच स्पष्ट करते हुए वस्तुगत समानता की दिशा को बढ़ने की जरूरत को समझा है। कक्षा 7 की पुस्तक में दी गई कांता की कहानी इस बात का उदाहरण है। हमने इस बात को भी रेखांकित किया है कि समानता को समझने के लिए असमानता के अनुभव और उसकी अभिव्यक्ति पर ध्यान देना भी जरूरी होता है। इस प्रकार हमने डॉक्टर अंबेडकर और ओम प्रकाश वाल्मीकि के बचपन के अनुभवों के माध्यम से भेदभाव और असमानता के आपसी संबंधों की पड़ताल की है। संसाधनों तक पहुंच असमानता के कारण किसी तरह प्रभावित होती है। इस बात को हमने शिक्षा तक महिलाओं को पहुंच के उदाहरण को समझने का प्रयास किया है। रस सुंदरी देवी और रुकैया बेगम के लेखन में से हमें अंदाजा मिलता है कि इस अवरोध को दूर करने के लिए औरतें किस तरह संघर्ष करती हैं, और हमने संविधान में दिए गए मूल अधिकारों के बार बार जिक्र किया है। इनके माध्यम से हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि समानता और प्रतिष्ठा का विचार भारत में लोकतंत्र के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। इस इकाई में हाशियाकरण का मुख्य धारा से अलग थलग पड़ जाने की अवधारणा के जरिए इस बात पर और बारीकी से ध्यान दिया गया है कि असमानता से विभिन्न समूहों और समुदायों पर किस तरह के असर पड़ते हैं। इस इकाई में आदिवासी, मुसलमान और दलित, इन तीनों समूहों पर खास ध्यान दिया गया है। इन तीन समूहों को इसीलिए चुना गया क्योंकि इन तीनों समूहों की हाशियाकरण के कारण अलग अलग है और कई बार उन्हें यह हाशियाकरण अलग अलग रूपों में अनुभव होता है। इस इकाई को पढ़ते हुए यह चेष्टा होनी चाहिए कि विद्यार्थी को उन कारकों को पहचानने में मदद मिले जो हास्याकरण को बढ़ाने में योगदान देते हैं। साथ ही विद्यार्थियों को हाशियों पर डाले दिए गए तबकों को पहचानने और उनके दर्द को समझने के भी योग्य बनाया जाना चाहिए। आपको चाहिए कि आप बच्चों को अपने इलाके में इन हाशियाई समुदायों को पहचानने में मदद दे। अध्याय 7 में हम आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के अनुभवों पर ध्यान देंगे। अध्याय 8 में इस बात पर चर्चा की गई है कि सरकार और स्वयं इन समुदाय ने विभिन्न संघर्षों के जरिए अपने हाशियाकरण को दूर करने के लिए किस तरह कोशिश की है। सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए कानून बनाती है और इन समुदायों के को लाभ पहुंचाने के लिए कई नीतियां और योजनाएं लागू करती हैं। इस इकाई में हमने आंकड़े, कविताओं, चित्रकथापट, केस स्टडी इत्यादि कई तरह के शैक्षणिक साधनों का इस्तेमाल किया है। आदिवासी अपने जीवन में हाशियाकरण की प्रक्रियाओं को किस तरह मासूम महसूस करते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए चित्रकथापट का इस्तेमाल करें। दलितों से संबंधित केस स्टडी के सहारे आप इस कानून की अहमियत पर चर्चा कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि इस कानून में से मौलिक अधिकारों के प्रति संविधान की प्रतिबद्धता किस तरह प्रतिबिंबित होती है। मुस्लिम समुदाय की स्थिति को समझने के लिए हमने आंकड़े, एक चिट्ठी और एक केस स्टडी का इस्तेमाल किया है जिनका कक्षा में विश्लेषण किया जा सकता है। इस इकाई में सामाजिक विज्ञान और भाषा की पाठ्य पुस्तकों के बीच खींची विभाजन रेखाओं को तोड़ने के लिए गीतों और कविताओं का इस्तेमाल किया गया है। इस बहाने हम यह भी कहना चाहते हैं कि विभिन्न समुदायों को रोजाना की जिंदगी में इस तरह का फर्क नहीं होता है। वैसे भी न्याय के संघर्षों में ऐसे अनेक अविस्मरणीय गीतों और कविताओं को जन्म दिया है जिन्हें पाठ्य पुस्तक में प्रायः जगह नहीं मिल पाती। इस अध्याय में कई ऐसे मुद्दे हैं जो कक्षा के भीतर तीखी बहस खड़ी कर सकते हैं। बच्चे इन मुद्दों से अवगत भी हैं
लिहाजा हमें इन बातों पर चर्चा करने में परिपक्व और संतुलित रास्ते ढूंढने होंगे। आपको यह सुनिश्चित करने के लिए इन चर्चाओं में अहम भूमिका निभानी है कि कोई भी बच्चा या बच्चों का समूह भेदभाव का शिकार महसूस न करे, किसी को मजाक का पात्र बनने या चर्चाओं में अप्रासंगिक हो जाने का बोध न हो। हास्याकरण का की समझ। सामाजिक रूप से हाशियों पर होने का क्या मतलब होता है? आप कापियों के जिन पन्नों पर लिखते हैं उनकी बाईं ओर खाली जगह होती है जहां आमतौर पर लिखा नहीं जाता, उसे पन्ने का हाशिया कहा जाता है। कुछ ऐसे ही समाज में भी होता है। हाशियाई का मतलब होता है कि जिस किनारे या हाशिए पर ढकेल दिए गया हो, ऐसे में वह व्यक्ति चीजों के केंद्र में नहीं रहता। यह एक ऐसी चीज है जिसको अपनी कक्षा या खेल के मैदान में भी कभी न कभी महसूस किया होगा। अगर आप अपनी कक्षा के ज्यादातर बच्चों जैसे नहीं हैं, यानी अगर संगीत या फिल्मों में आपकी रुचि अलग तरह की है, अगर आपका बोलने का ढंग औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह गपशप से ज्यादा मजाक नहीं लेते, अगर आप वह खेल नहीं खेलते जो ज्यादातर बच्चे खेलना चाहते हैं, अगर आपका पहनावा अलग तरह का है, तो इस बात की गुंजाइश बढ़ जाएगी कि आपके सगी साथी आपको अपने बीच का की नहीं मानेंगे। इस तरह आप अक्सर यह महसूस करते हैं कि आप औरों से अलग हैं, गोया आपकी कही बात, आपके एहसास, आपकी सोच और आपका व्यवहार सही नहीं है या औरों को पसंद नहीं है। कक्षा कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे समूह या समूह बेदखली का एहसास रहता है। उनके हास्यकरण की वजह से यह हो सकती है कि वे एक अलग भाषा बोलते हों, अलग रीति रिवाज अपनाते हों या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्यों के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशियों पर महसूस करते हैं। कई बार हाशियाई समूहों को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। फासले और अलग थलग किए जाने का यह एहसास समुदायों को संसाधनों और मौकों का फायदा उठाने से रोक देता है। फलस्वरूप हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में चूक जाते हैं। उन्हें समाज के एक ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास रहता है, जिनके पास जमीन है, धन दौलत है, जो ज्यादा पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से ज्यादा ताकतवर हैं। इसका मतलब यह है कि हाशियाकरण किसी एक के ही दायरे में महसूस नहीं होता। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस करने के लिए विवश करते हैं। इस अध्याय में आप दो ऐसे समुदाय के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें आज भारत में सामाजिक रूप से हाशिए पर माना जाता है। हाशी और हाशियाकरण। दिल्ली में एक आदिवासी परिवार सोमा और हेलना दादाजी के साथ बैठकर टेलीविजन पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रही थी। अरे देखो आदिवासी की नाव। दादू, ये आदिवासी को हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाते हैं? हाँ, क्या हमारे बारे में वे और कुछ भी नहीं जानते? सही कहा तुमने, आदिवासियों की दुनिया बहुत समृद्ध है, ज्यादातर लोगों को इस बात का कुछ पता ही नहीं है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उड़ीसा में हमारा गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था। हमें अपनी जरूरत की सारी चीजें अपनी जमीन और जंगलों से मिल जाती थी। हम भी अपनी धरती, जंगलों और नदियों की बहुत कदर करते थे। तभी अचानक हमें बताया गया कि ये जंगल हमारे नहीं हैं। वन विभाग के अफसरों और ठेकेदारों ने बहुत सारे जंगल साफ कर डाला। अगर हम जंगलों को बचाते तो वे हमारी पिटाई करते, हमें अदालत में घसीटा जाता था। वहां न तो हमें वकील मिलता था और न हम अपने मुकदमे खुद लड़ सकते थे। ये फिर ने अपनी जान कैसे बचाई? हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने घर बार छोड़ने पड़े। आसपास के कस्बों में जाकर काम धंधे समय समय पर मिल जाते।
हम उन्हें करने लगे। फिर अफसर आए, उन्होंने कहा कि हमारी जमीन के नीचे लौह का के भंडार हैं, उसे निकालना चाहते हैं। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, कहते थे कि अगर हम अपनी जमीन उन्हें बेच दें तो वे हमें नौकरी व पैसा देंगे। कुछ गांव वाले बहुत खुश हुए, कुछ को लगता था कि इससे हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। कुछ ने तो कागजों पर अंगूठे के निशान भी लगा दिए। उन्हें पता ही नहीं था कि अंगूठों का निशान लगाकर वे अपनी जमीन बेच रहे हैं। मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने छोटी मोटी नौकरी पर रख लिया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने अपनी जमीन नहीं बेची। फाइल आदिवासी भूमि अधिग्रहण। जब तब उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। वे हमें तरह तरह से धमकाने लगे। आखिरकार उन्होंने सबको अपने पुरखों की जमीन बेचने और छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी पूरी जीवन शैली का रातों रात नामो निशान गायब हो गया। ओ दादू, और हमारी जमीन, उसका 30 एकड़ जमीन के बदले ठेकेदार से हमें बस थोड़ा सा पैसा मिला। मैं अपने ज्यादातर दोस्तों से उसके बाद फिर कभी नहीं मिल पाया। शहर में वे पैसे मुश्किल से थोड़े दिन चले। हमारे पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं बचा। हम सब किराए पर एक कमरे के मकान में रहने लगे। अपनी बेखौफ जिंदगी और उस खुले माहौल की हमें बहुत याद आती थी। कुछ सारे पिताजी को दिल्ली में नौकरी मिल गई और हम यहाँ चले आए। वे बड़े कठिनाई भरे दिन थे, इसलिए तुम दोनों को ही हम कई सालों तक स्कूल नहीं भेज पाए। मुझे स्कूल जाने से नफरत थी। हम पढ़ाई में इतने पीछे थे कि सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे। हम घर में संथाली भाषा बोलते थे, इसीलिए हिंदी में बात ही नहीं कर पाते थे। लेकिन अब हमारे कुछ दोस्त बन गए हैं। मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेती हूँ। काश मैं अपने दोस्तों को बाद होने से पहले दिखा सकता। तुम लोग अभी भी उन्हें अपने गांव के बारे में बता सकती हो, इससे वे काफी कुछ सीख सकते हैं। एक दिन मैं अपनी यानी आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाऊंगी। अभी आपने पढ़ा कि किस तरह दादू को उड़ीसा का अपना गांव छोड़ना पड़ा। दादू की कहानी हमारे देश के लाखों आदिवासियों की कहानी से मिलती जुलती है। इस समुदाय के हाशियाकरण के बारे में आप इस अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। कम से कम 3 कारण बताइए कि विभिन्न समूह हाशिए पर क्यों चले जाते हैं। दादू को उड़ीसा का अपना गांव क्यों छोड़ना पड़ा। आदिवासी कौन लोग हैं। आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत के लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन और औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाके में हैं। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई का नाम आपने सुना होगा। आदिवासी की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज्यादा तरह के आदिवासी समूह छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफी ज्यादा है। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज्यादा अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते है क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। आदिवासी के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग हैं। वे अक्सर अपने पुरखों की गांवों और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं। ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं और इनका वही निवास माना जाता है। ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है, जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों व शाक्त, वैष्णव भक्ति आदि पंथों से भी प्रभावित होते रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि आदिवासी के धर्मों का आसपास के साम्राज्य में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ा है। उड़ीसा का जगन्नाथ
उड़ीसा। आदिवासी जनजाति भी कहा जाता है। शायद आपने अनुसूचित जनजाति शब्द सुना होगा। सरकारी दस्तावेजों में आदिवासी के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आदिवासी समुदाय को एक सरकारी सूची भी बनाई गई है। अनुसूचित जनजाति को कई बार अनुसूचित जाति के साथ मिलाकर भी देखा जाता है। आपके शहर या गांव में कौन से समूह हाशिए पर हैं, चर्चा करें। क्या आप अपने राज्य के किसी जनजाति समुदाय का नाम बता सकते हैं? वह समुदाय कौन सी भाषा बोलता है? क्या वे जंगलों के आसपास रहते हैं? क्या वे काम की तलाश में दूसरे इलाके में जाते हैं? और बंगाल व असम की शक्ति का तांत्रिक परंपराएं इसी के उदाहरण है। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया। आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं, उनमें से ज्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी। इन भाषाओं के बंगला जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। इनमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। उनकी अपनी पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं, इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएं मौजूद हैं। आदिवासी और प्रचलित छवियां। हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जाता रहा है। स्कूल के उत्सव, सरकारी कार्यक्रम या किताबों व फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश किया जाता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम उनकी जिंदगी की सच्चाई के बारे में बहुत कम जानते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग इसे गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और उनका जीवन बहुत आकर्षक पुराने किस्सों का और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। कक्षा 6 की किताब में आपने पढ़ा था कि खास समुदायों को बनी बनाई छवियों को देखते चले जाने की वजह से इस तरह के समुदायों के साथ अक्सर कितना भेदभाव होने लगता है। आदिवासी का और विकास। जैसा कि आपने इतिहास की अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है, भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगल का बहुत गहरा महत्व रहा है। लोहे, तांबे, सोने व चांदी के अयस्क, कोयले और हीरे, कीमती इमारती लकड़ी, ज्यादातर जड़ी बूटियां और पशु उत्पादक मोम, लाख, शहद और सोए जानवर, हाथी, जो कि शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा है, ये सभी जंगलों से ही मिलते हैं। इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं जंगलों से बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहा है। अब समझ में आ रहा है कि ये जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। 19वीं सदी में ये कुछ चित्र दिए गए हैं। ये चित्र दो दिए गए हैं। ये परंपरागत पोशाक में आमतौर पर आदिवासी को इन्हीं रूपों में पेश किया जाता है। इसके आधार पर हमें यह गलतफहमी हो जाती है कि आदिवासी रंग बिरंगे और पिछड़े लोग होते हैं। 19वीं सदी के आखिरी तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी। उनका जंगल पर पूरा नियंत्रण भी था। इसीलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और राजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। यह तस्वीर आदिवासियों को प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। आज उन्हें हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीजें बीनकर आजीविका चलाते थे। वे एक जगह ठहर कर कम रहते थे। वे स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे। हालांकि ये परंपराएं अभी भी कायम है, लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलाव, वन नीतियों और राज्य व निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागान निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और न
ही उन तक सीधी पहुंच है। झारखंड के आसपास के इलाके के आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाके मॉरिशस, कैरिबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे। भारत की का चाय उद्योग असम में उनके श्रम के बूते ही अपने पैर पर खड़ा हो पाया। आजकल अकेले असम में 70 लाख आदिवासी है। इसी विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयों, यातना, विरह और मौत की कहानी रही। 19वीं सदी में ही इन पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुंह में जा चुके थे। नीचे दिए गया गीत आदिवासियों की आकांक्षाओं और असम में उनके वास्तविक हालत को कर बनगी पेश करती है। आओ मिनी असम चले, हमारे देश में तो बहुत कष्ट है। असम की धरती पर मिनी हरियाली से भरे चाय के बागान है। सरदार कहता है काम काम, बाबू कहता है उन्हें पकड़ो और इधर लाओ, साहब कहता है मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। ये जादू राम, तुमने हमें असम भेजकर बड़ा छल किया। स्रोत बसु एंड झारखंड मूवमेंट, एथनेटिक कल्चर एंड साइंस से लिया गया है। आज के भारत में कौन सी धातुएं महत्वपूर्ण हैं, क्यों वे धातुएं कहाँ से हासिल होती हैं, कहाँ वहाँ आदिवासी क्या वहाँ आदिवासी की आबादी है। ऐसे 5 उत्पाद बताइए जो जंगलों से मिलते हैं और जिनका आप घर में इस्तेमाल करते हैं। वन भूमि पर निम्नलिखित मांगे किन लोगों से की जा रही हैं। मकानों और रेलवे के निर्माण के लिए इमारती लकड़ी, खनन के लिए वन भूमि, गैर जनजातीय लोगों द्वारा कृषि के लिए वन भूमि का उपयोग, वन जीव अभयारण्य के रूप में सरकार द्वारा आरक्षित जमीन। इन मांगों से जनजातीय समुदाय पर किस तरह का असर पड़ा। ये जनजातीय समूह का चित्र इस कविता से क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है। यह फोटो उड़ीसा की काला जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी का है। यह डोगरिया कोड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है। नामगिरी इस समुदाय का पवित्र पर्वत है। एक बड़ी एल्युमिनियम कंपनी यहाँ खान और शोधक संयंत्र रिफाइनरी लगाना चाहती है। यह योजना इस आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर देगी। इस समुदाय के लोगों ने इस प्रस्तावित योजना का जमकर विरोध किया। पर्यावरणवादी भी उनका समर्थन कर रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय में कंपनी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। ये चित्र में दिखाया गया इमारती लकड़ी और खेती व उद्योग के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। आदिवासियों के इलाके में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रही, इसीलिए इन जमीनों को खनन व अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया। काफी बार उनकी जमीन जबरन छीनी गई है और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से ज्यादा केवल आदिवासी रहे। आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताजा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से 79% आदिवासी थे। उनकी बहुत सारी जमीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशयों में डूब चुकी है। पूर्वोत्तर भारत में उनकी जमीन लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकरावों से विधि है। इसके अलावा भारत में 104 राष्ट्रीय पार्क, 40,501 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर मीटर और 543 वन्यजीव अभ्यारण्य, 1,18,918 वर्ग किलोमीटर हैं। ये ऐसे इलाके हैं जहां मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे, अब उन्हें वहां से उजाड़ दिया गया है। अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठी कहा जाता है। अपनी जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोत से वंचित हो जाते हैं। अपने परंपरागत निवास स्थानों के छीनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहर की ओर रुख कर रहे हैं। वहां उन्हें छोटे मोटे उद्योग, इमारतें। आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधे का इस्तेमाल करते थे। आदिवासी लगभग 10,000
10,000 तरह के पौधे का इस्तेमाल करते थे। उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियां दवाई के तौर पर, 325 प्रजातियां कीटनाशक के तौर पर, 425 प्रजातियां गोंद रेजिन और डाई के तौर पर और 550 प्रजातियां रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इनमें से 3500 प्रजातियां भोजन के रूप में इस्तेमाल होती हैं। जब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो यह सारी ज्ञान संपदा भी खत्म हो जाती है या निर्माण स्थल में बहुत मामूली वेतन वाली नौकरी करनी पड़ती है। इस तरह वे गरीबी और लाचारी की जाल में फंस चले जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी की रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं। इसकी वजह से वे कई तरह के अभाव का शिकार हो जाते हैं। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता भी बहुत कम है। जब आदिवासियों को उनकी जमीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी बहुत कुछ है जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। वे अपनी परंपरा और रीति रिवाज गंवा देते हैं जो कि उनके जीने का अस्तित्व का स्रोत है। उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं कि उन्होंने हमारी खेती की जमीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए हैं। उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में ले लिए है। अब हम कैसे जिएंगे? जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं। इस एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को भी प्रभावित करता है। उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना झपटी और विस्थापन की यह प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती है। आपकी राय में यह बात महत्वपूर्ण क्यों है कि आदिवासी को भी उनके जंगलों और वन भूमियों के इस्तेमाल से संबंधित फैसलों में अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए? अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। इकाई 1 में आपने पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। आपकी राय इन अल्पसंख्यक समुदायों को ये सुरक्षाएं क्यों मुहैया कराई जा रही है? अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से काफी आबादी के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। जैसा कि आपने इकाई 1 में पढ़ा था, भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की सांस्कृतिक, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वैश्चर्य की आशंका से खानों की जरूरत पड़ती है। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशल क्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों समुदाय के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसीलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। जैसा कि आप अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं, कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका का एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। आइए अब इन प्रावधानों की रोशनी से मुसलमानों के संदर्भ के हाशियाकरण को समझें। अल्पसंख्यकों के लिए हमें सुरक्षात्मक प्रावधान क्यों जरूरत है? मुसलमानों का हाशियाकरण। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14.2% थी। उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदाय के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिले हैं। विभिन्न स्रोतों से ली गई निम्नलिखित
तीनों सारणियों से पता चलता है कि मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति कैसी है। नीचे दी गई तीनों सारणियों को पढ़कर बताइए कि वे मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में क्या बताती हैं। मूलतः सुविधाएं 2008 से 2009 में धार्मिक समुदाय हिंदू पक्का घर 65.4%, बिजली 75.2%, नल का पानी 43.7%, मुस्लिम के लिए 63.8, 67.5, 35.8, ईसाई के लिए 69.3, 86.2, 40, सिख के लिए 91.3, 96.0, 49.3। स्रोत इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011, टूवर्ड सोशल इंक्लूजन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च, योजना आयोग, भारत सरकार, न्यू दिल्ली। पृष्ठ संख्या 446, 389, 392। इनमें से कौन से समुदाय की मूलभूत सुविधाएं सबसे ज्यादा और सबसे कम उपलब्ध हैं। दूसरी, विभिन्न धर्मों की साक्षरता दर 2011 में कुल 74%, हिंदू 63%, मुस्लिम 57%, ईसाई 74%, सिख 67%, बौद्ध 71%, जैन 86%। स्रोत भारत सरकार की जनगणना 2011 से किन समुदाय की साक्षरता दर सबसे ज्यादा और सबसे कम है। तीसरी, सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की परसेंटेज। आबादी 13.5, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में 3%, भारतीय पुलिस सेवा IPS में 4, भारतीय विदेशी सेवा IFS में 1.8, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय इकाई PSU में 3.3, राज्य स्तरीय PSEU में 10.8, बैंक एवं रिजर्व बैंक में 2. स्रोत भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति, प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समिति का रिपोर्ट 2006 में। ये आंकड़े क्या बताते हैं। ये उच्चतर 70 समिति रिपोर्ट में दिए गए शिक्षा संबंधी आंकड़ों को पढ़िए। 6 से 14 साल की उम्र के 25% बच्चे या तो वे कभी स्कूल गए या स्कूल छोड़ चुके। किसी भी सामाजिक धार्मिक समुदाय के मुकाबले यह संख्या बहुत बड़ी है। पृष्ठ संख्या 58। क्या आपको लगता है कि इस स्थिति से निपटने के लिए विशेष प्रावधान करना जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुस्लिम विकास के विभिन्न संकेतों पर पिछड़े हुए हैं, सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजिंदर सचतर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। रिपोर्ट से इस समुदाय के हाशियाकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया। समिति का रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए, एक 7 से 14 साल की उम्र के मुस्लिम समुदाय बच्चे अन्य सामाजिक धार्मिक समुदायों के बच्चे के मुकाबले औसतन काफी कम साल तक ही स्कूल शिक्षा ले पाते हैं। पृष्ठ संख्या 56। मुसलमानों के आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फैज टोपी का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे ऐसे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों जैसे नहीं है। अक्सर ये ही सोच कि उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। कक्षा 7 में आपने पढ़ा था कि किस तरह अंसारी परिवार को किराए पर मकान ढूंढने में मुश्किल आ रही थी। मुसलमानों के इस सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहां से निकलने लगे हैं, जिससे अक्सर उनका घोटो आइसोलेशन होने लगता है। कभी कभी यह पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा को जन्म देता है। चित्र में स्टॉप अटैक ऑन मुस्लिम वुमेन्स राइट। मुस्लिम महिलाएं भारत में महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा
रहीं। मैं एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में रहती हूँ। कुछ दिन पहले रमजान के दौरान वहाँ कुछ गड़बड़ी हुई। उसने जल्दी से सांप्रदायिक रूप ले लिया। मैं और मेरी भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे। मैंने परंपरागत कपड़े यानी सलवार कमीज पहनी थी, मेरा भाई शेरवानी पहने था। घर लौटने पर हमें कहा गया कि हम अपने कपड़े बदलकर जींस और टी शर्ट पहन लें। अब जबकि सब कुछ ठीक है तो मुझे हैरत होती है कि हमें कपड़े बदलने के लिए क्यों कहा गया, और मुझे यह बात अजीब क्यों नहीं लगी। क्या हमारे पहनावों से हमारी पहचान पता चल जाती है, और क्या यही पहचान सारे खतरे और भेदभाव की जड़ है। N.A. फारूकी। उपरोक्त निबंध आपकी ही उम्र की एक बच्ची ने लिखा है। आपकी राय में वह क्या कहने का प्रयास कर रही है। इस अध्याय के उपरोक्त भाग में हमने देखा कि मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के बीच गहरा संबंध है। इसी अध्याय में पीछे आपने आदिवासियों की स्थिति के बारे में भी पढ़ा। 7वीं कक्षा में आप भारत में औरतों की असमानता स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं। इन सारे समूहों के अनुभवों से पता चलता है कि हाशियाकरण एक जटिल परिघटना है जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियों, साधनों और सुरक्षाओं की जरूरत है। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों व नीतियों की रक्षा में हम सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है। इनके बिना न तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठा छांट देती है, और न ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार पाएंगे। निष्कर्ष इस निष्कर्ष में आपको दिया गया है। इस अध्याय में हमने यह समझने का प्रयास किया कि हाशियाई समुदाय होने का क्या मतलब होता है। हमने विभिन्न हाशियाई समुदायों के अनुभव के जरिए इस बात को समझने का प्रयास किया कि इन समुदायों के हाशिए पर रह जाने के अलग अलग कारण है। प्रत्येक समुदाय इसको अलग अलग तरह से महसूस भी करता है। हमने यह भी देखा है कि हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता से एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में कई और भी हाशियाई समुदाय हैं। दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। इस समुदाय के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। हाशियाकरण से कमजोर सामाजिक हैसियत ही नहीं पैदा होती, बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती। इसके बावजूद हाशियाई समुदाय का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। कोई भी हमेशा एक ही तरह से हाशिए पर नहीं रहता, और हम हाशियाकरण के इन उदाहरणों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि इन दोनों समुदायों के पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकार, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि विभिन्न समूहों ने इस हाशियाकरण का सामना किस तरह किया है। ये चित्र में 77 समिति रिपोर्ट के मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलतफहमियों को भी उजागर कर दिया। आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसे में भेजना चाहते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 4% मुसलमान बच्चे मदरसे में जाते हैं। मुसलमान के 66% बच्चे सरकारी और 30% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 75 पे दिया गया है। इसके नीचे आपको ये अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। प्रमुख शब्द संकलन। ऊंच नीच व्यक्तियों या चीजों को एक क्रमिक व्यवस्था, आमतौर पर ऊंच नीच की सीढ़ी की सबसे निचली पायदान पर वे लोग होते हैं जिनके पास सबसे कम ताकत है। जाति व्यवस्था ऊंच नीच की व्यवस्था है जिसमें अदालतों की सबसे नीचे माना जाता है, जिसमें दलितों को सबसे नीचे माना जाता है। घोटाइजेशन। यह शब्द आमतौर पर ऐसे इलाकों या बस्तियों के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। घेटोआइजेशन इस स्थिति तक पहुंचने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों पर आधारित हो सकती है। भय
या दुश्मनी भी किसी समुदाय को एकजुट होने के लिए मजबूर कर सकती है, क्योंकि अपने समुदायों के लोगों के बीच रहने पर उन्हें ज़्यादा राहत मिलती है। इस समुदाय के पास आमतौर पर वहां से निकल पाने के ज़्यादातर विकल्प नहीं होते, जिसके कारण वह से समाज से कटता चला जाता है। मुख्य धारा: कायदे से किसी नदी या जलधारा के मुख्य बहाव को मुख्य धारा कहा जाता है। इस अध्याय में यह शब्द एक ऐसे सांस्कृतिक संदर्भ के लिए इस्तेमाल हुआ है जिसमें वात्सल्यशाली समुदाय के रीति रिवाजों और प्रचलनों को ही सही माना जाता है। इस क्रम में उन लोगों या समुदायों को भी मुख्य धारा कहा जाता है जिन्हें समाज का केंद्र माना जा रहा है, जैसा बहुधा शक्तिशाली या वात्सल्यशाली समूह विस्थापित ऐसे लोग जिन्हें बांध खनन और आदि विशाल विकास परियोजनाओं की जरूरत को पूरा करने के लिए जबरन उनके घर बार से उजाड़ दिया गया जाता है। कुपोषित ऐसे व्यक्ति जिन्हें पर्याप्त भोजन या पोषण नहीं मिलता है, उन्हें कुपोषित कहते हैं।